7 दिसंबर 1941। यह इतिहास का वो आखिरी दिन था जिसके बाद दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदलने जा रहा था। उस नेवी की बेस पर एक आफत टूटने वाली थी जिसका अंदाज किसी को भी नहीं था। बैटलशिप में मौजूद एक अफ्रीकन अमेरिकन बच्ची टॉरस मिलर सूरज निकलते ही नेवी ऑफिसर्स को नाश्ता सर्व करता है और उसके बाद उनकी लॉन्ड्री कलेक्शन के कम पे गा जाता है। सुबह के ठीक 757 पे डोरेरिस को एक सायरन सुने देता है। वह सायरन जो शायद कोई सर्विस में सुना ही नहीं चाहता। वो फौरन बाहर निकलता है और यह देखकर हैरत ज्यादा रट जाता है कि पूरा आसमान जापानी बॉम्बर एयरक्राफ्ट से भारत हुआ है। पलक झपके ही पूरी लेवल बेस पे तो जैसे कोई कयामत टूट पड़ी हो, क्योंकि जापानी एयरक्राफ्ट्स ने चुन चुनकर अमेरिकन शिप को तबाह करना शुरू कर दिया। यह हमला उसकी पर्ल हार्बर बेस पर किया गया था और आज हम जानेंगे कि जापान ने अमेरिका जैसे मुल्क पर हमला करने की इतनी बड़ी हिम्मत क्यों थी। डर स्मॉलर नामी एक बावर्ची को अमेरिका का सबसे बड़ा अवार्ड क्यों दिया गया और अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर हमला क्यों किया था। नजरें हमारी इस इंटरेस्टिंग कहानी की शुरुआत 1941 में होती है, जब वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने चीन को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। जी हां, वही चीन जिसके खिलाफ आज 2023 में अमेरिका खुलाकर बात करता है। वो कुछ यूं था कि वर्ल्ड वॉर 2 को स्टार्ट हुए 3 साल गुजर चुके थे, जिसमें एक साइड पे जर्मनी और इटली थे, जबकि दूसरी साइड पे ब्रिटेन, नीदरलैंड्स और फ्रांस थे। इस जंग में अमेरिका का कोई पार्ट नहीं था। अमेरिका पूरी तरह से न्यूट्रल था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में हुए नुकसान की वजह से अमेरिका खुद को यूरोप और एशिया में होने वाली जंग से बिल्कुल अलग रखना चाहता था। पर एक मुल्क था जो अमेरिका को मुसलसल सताए जा रहा था, और वह था जापान। के पास नेचुरल रिसोर्सेस कम होने की वजह से वो अपने आप पड़ोस के मालिकों पर धड़ाधड़ कब्जा जमा रहा था, ताकि वो अपनी नेचुरल रिसोर्सेस की डिमांड्स पूरी कर सके। कोरिया, ताइवान और चीन के बड़े इलाकों पर जापान कब्जा कर चुका था। पैसिफिक ओशियन में ही जापान के करीब फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया पर भी इसकी नजर थी। पर मसाला यह था कि मलेशिया ब्रिटिश कॉलोनी थी, इंडोनेशिया नीदरलैंड्स की और फिलिप न्यूट्रल रहने वाले अमेरिका की कॉलोनी थी। इन कंट्रीज को जापान का दूसरे मुल्कों पर कब्जा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहा था, क्योंकि जबान के पीछे ऑल में हिटलर का हाथ था और हिटलर ब्रिटेन और अमेरिका का दुश्मन था। जापान की यह हरकतें देखकर जुलाई 1941 में अमेरिका ने जापान को मिल देना बैंड कर दिया। जापान के पास खुद का तेल नहीं था, बल्कि उसकी डिमांड का 80% तेल वो अमेरिका से ही इंपोर्ट करता था। अमेरिका ने उसके सामने यह कंडीशन राखी के पहले उसको चीन में अपना कब्जा छोड़ना पड़ेगा, फिर जाकर उसको तेल दिया जाएगा। जापान के लिए यह एक बहुत ही मुश्किल फैसला था। एक तरफ अगर वो चीन से अपना कब्जा छोड़ देता तो पूरी दुनिया समझती कि इसमें हिटलर की सपोर्ट के बावजूद अमेरिका के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं। दूसरी तरफ तेल था, जिसके बगैर जापान का हॉल वैसे ही कमजोर पड़ जाना था। जापान ने फैसला किया कि वह चीन से अपने फोर्दी वापस नहीं बुलवाएगा, बल्कि अंदर की अंदर उसने प्लान बनाया कि वो तेल के लिए इंडोनेशिया पर कब्जा करेगा। लेकिन यह कम इतना आसान नहीं था। जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं कि इंडोनेशिया उसे वक्त नीदरलैंड्स की कॉलोनी थी, और वहां तक पहुंचने के लिए जरूरी था कि पहले फिलीपींस पर कब्जा किया जाए, जो कि अमेरिका की कॉलोनी थी। जापान को अच्छी तरह मालूम था कि अगर उसने फिलीपींस पर हमला किया तो उसकी जवाबी कार्रवाई पैसिफिक ओशियन में ही मौजूद अमेरिकन लेवल बेस पर्ल हार्बर से की जाएगी। लेकिन क्योंकि जापान के पास अब तेल रिजर्व्स तेजी से खत्म होते जा रहे थे और उनके पास हमला करने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था, फिलीपींस पर नहीं बल्कि बलहर पर। जी हां, जापानी मिलिट्री लीडर ने फैसला किया कि वह अमेरिका की पर्ल हार्बर बेस पे एक सरप्राइज अटैक करके पूरी बेस को ही उड़ा डालेंगे, ताकि उसके बाद जापान आसानी से फिलीपींस पे कब्ज कर सके। जवान अब चुपके से पर्ल हार्बर पर अटैक करने की तैयारी में गा चुका था। उसने अपनी फ्लीट तैयार करना शुरू कर दी, जिसमें 2 बैटलशिप, 39 सबमरीन, 30 डिस्ट्रॉयर और हेल्थिंगे 414 बॉम्बर एयरक्राफ्ट थे। इन एयरक्राफ्ट्स को 6 एयरक्राफ्ट करियर्स के जारी पर्ल हार्बर की तरफ
रावण किया गया। दूसरी तरफ अगर पर्ल हार्बर पर खड़ी अमेरिकन फोर्स का अंदाज लगाया जाए तो इसमें 8 बैटलशिप, 50 एंटी एयरक्राफ्ट शिपकर, सबमरीन और 390 एयरक्राफ्ट थे। देखा जाए तो अमेरिका के पास जापान का हमला नाकाम बनाने के लिए काफी फोर्स मौजूद थी, लेकिन इसके लिए जरूरी था कि इनको पहले से इस हमले की इंफॉर्मेशन मिल जाए। पर जापान या अटैक हर तरह से सीक्रेट रखना चाहता था। इसीलिए जापानी कमांडर ने फैसला किया कि हमले से पहले वो किसी किम की भी वायरलेस कम्युनिकेशन से दूर रहेंगे। जापान से निकालने वाली फोर्स करीब 8,000 किलोमीटर का फैसला तय करके अब पी बराबर से सिर्फ 370 किलोमीटर दूर थी, और यही वह पॉइंट था जहां से एयरक्राफ्ट्स को हमला करने के लिए टेक ऑफ करवाया गया। सबसे बड़ा हमला होने वाला था जिसमें अमेरिका अभी तक शामिल ही नहीं था। 7 दिसंबर 1941 की सभा को 757 पर 350 जापानी एयरक्राफ्ट ने पर्ल हार्बर पे दो अलग-अलग ग्रुप में धावा बोल दी। अमेरिकन्स जो इस हमले से बिल्कुल लाइलम थे, उन पर तो जैसे कयामत ही टूट पड़ी थी। जापानी के पहले ग्रुप ने गोलू की बारिश कर दी थी। 45 मिनट्स तक ये पाल हर बार पर हमला करते रहे और फिर वापस चली गई। पहले तो यूं लगा शायद हमला खत्म हो चुका है, लेकिन 10 मिनट बाद बम्पर एयरक्राफ्ट का दूसरा ग्रुप आया और बेस को भी गली बरस बरसाकर तबाह कर दिया। पूरे 1 घंटे और 15 मिनट तक यह हमला जारी रहा, जिसमें जापान का पालना हर तरह से भारत है कि 20 वेसल, 8 बैटलशिप और 300 से भी ज्यादा प्लान्स को खड़े खड़े तबाह कर दिया गया था। जमीन को आज और आसमान को कल धोने के बादलों ने छुपा दिया था। इसी दौरान अमेरिका की एक बैटलशिप में अफ्रीकन अमेरिकन भावर्ची डर स्मृति भी था, जिसका जिक्र हमने वीडियो की स्टार्टिंग में किया था। लॉन्ड्री कलेक्शन के दौरान टॉरस को एक सायरन सुने दिया। यह खौफनाक सायरन सुनकर जब तक वह बाहर आता, एक जापानी टारपीडो मिसाइल उनकी शिव पर लगा, जिसमें शिव कैप्टन समेत बहुत ऑफिसर जख्मी हो गए। डर स्नेहा अकेले जख्मियों को सेफ जगह पे शिफ्ट किया और फिर एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन पे जाकर खुद जापानी एयरक्राफ्ट्स पर पलटकर वार किया। उसने बगैर ट्रेनिंग के टोटल 6 जापानी तैयार है मार गए थे, जबकि इस हमले में जापान था जिसको बाद में नेवी क्रॉस दिया गया। अवार्ड, उस नेवी का सबसे बड़ा चक्की यूनाइटेड स्टेट्स में मेडल ऑफ ऑनर के बाद दूसरा बड़ा अवार्ड है। 1 घंटे 15 मिनट हमलावर होने के बाद जापानी एयरक्राफ्ट तो वापस चले गए, लेकिन वो अब अमेरिका को भी वर्ल्ड वॉर 2 में धकेल चुके थे। वही अमेरिका जो इस हमले से पहले वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल ही नहीं था। अमेरिका ने पर्ल हार्बर पर हमले के अगले ही दिन जापान को सबक सीखने का फैसला कर दिया और उनके खिलाफ खली जंग का ऐलान भी कर दिया। अगले 3 महीना तक अमेरिका अपनी नवल बेस को वापस रिस्टोर करने में लगा रहा। खुशकिस्मती से कई शॉप्स शैलो वाटर में डूबी थी, जो रिपेयर के काबिल भी थी। 4 महीना के बाद अमेरिका ने जापान पर वैसे ही हमला किया जैसे उन्होंने पर्ल हार्बर पे किया था। जी हां, अप्रैल 1942 में आमिर खान ने जापान के कैपिटल टोक्यो पर बम्बू की बरसात कर दी। यह अमेरिका का वर्ल्ड वॉर 2 में किया जाने वाला पहले हमला तो था, लेकिन इसके बाद अमेरिका ने बस नहीं की। अगले 4 सालों तक जापान और अमेरिका की शहीद लड़ाई चलती रही, जिसमें अब अमेरिका का पालदा भारी था। जबान इस जंग में बहुत कमजोर हो चुका था, लेकिन वो किसी सूरत हार नहीं मार रहा था। अमेरिकन्स के सामने सुरेंद्र नहीं कर रहा था। आखिरकार अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के खिलाफ अपना आखिरी कार्ड इस्तेमाल कर ही डाला। 6 अगस्त 1945 को सुबह के 8 बजे जापान के हिरोशिमा शहर के ऊपर एक बोइंग बी-29 सुपर फोर्ट्रेस एयरक्राफ्ट देखा गया। इस जहाज ने 4,400 किलोग्राम वजी लिटिल बॉय नामी बम हिरोशिमा के ऊपर गिरा डाला। एग्जैक्टली 43 सेकेंड्स के बाद एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ फाइट हो गया। उसके बाद एक फायर बॉल जमीन से आसमान की तरफ गया, जिसने जमीन का टेम्परेचर 5,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच दिया। यह हिस्ट्री का पहले न्यूक्लियर अटैक नंबर 80% से मिट्टी का देर बना दिया। जापानी मिलिट्री लीडर्स के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। अभी वो कुछ और समझते कि 3 दोनों के बाद 9 अगस्त को
अमेरिका ने जापान के शहर नागासाकी पर भी न्यूक्लियर बम कर दिया। यह मार्क 3 बम था, जिसका कोड नाम फैट मान रखा गया था, 4670 का वजनी। इस बम ने कितने ही पूरे शहर को सफाई हस्ती से ही मिट डाला। ये वो 2 न्यूक्लियर बम से जो इंसानों के ऊपर इस्तेमाल होने वाले पहले और आखिरी बम थे। एक अंडाशय के मुताबिक हिरोशिमा और नागासाकी का हमले में 2,60,000 के करीब लोग मारे गए। इस हमले के अगले सप्ताह में जापान अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया गया। इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया।